हेलो एंड वेलकम। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारा डीपीपी नंबर 4 और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का पार्ट सेकेंड है। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरी है, वो पिछले डीपीपी के अंदर डिस्कस किए काफी डिटेल में। तो आप उस पार्ट को जरूर देख लें। अगर इस पार्ट को देखोगे तो कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो थ्योरी पॉइंट था वो कुछ ऐसा था कि यदि हमारे पास में दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन तब मिलता है जब हमारे पास में जो रेशियो है वो नॉट इक्वल आता है। ठीक है। अगर रेशियो इक्वल आ जाए, फिर से एक थोड़ी सी मिस्टेक रहेगी यहाँ पे, ये इक्वल का साइन है और इधर नॉट इक्वल टू है। तो रेशियो इक्वल आ जाए तो उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट। और सारे रेशियो सेम आ जाए तो उसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट, सॉरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है। इसमें सीधे से इतना बोलते हैं, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें डेल्टा इक्वल टू जीरो और डेल्टा वन एंड डेल्टा टू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। कोई भी एक नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसमें सब जीरो के इक्वल टू आते हैं। तो ये कंडीशन आप डेल्टा के फॉर्म में याद कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप कोफिशिएंट के रेशियो में याद रखें। ऐसे जब थ्री इक्वेशन, थ्री वेरिएबल होते हैं तो इसमें भी तीन कंडीशन बनती है। डेल्टा इक्वल टू जीरो में यूनिक सॉल्यूशन, और सब के सब जीरो आ जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और कोई भी एक नॉन जीरो हो और डेल्टा जीरो आ जाए तो उसको बोलते हैं अपन नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट। ऐसे होमोजेनियस इक्वेशन की बात होती है तो इसमें दो कंडीशन बनती है, ट्राइवल और नॉन ट्राइवल। ठीक है। तो ट्राइवल में डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो लिखा जाता है और नॉन ट्राइवल के अंदर डेल्टा इक्वल टू जीरो, जिसको अपन इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो का मतलब जीरो के अलावा कुछ भी हो, तो बहुत सारे जीरो के अलावा इन सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसलिए इनफाइनाइट की कैटेगरी में इसको डाल देते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा और लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखे हैं, तीन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखे हैं और उसके नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन बोले। चाहिए जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसके सबके राइट साइड में जीरो है, तो ये होमोजेनियस टाइप के हैं। अब नॉन ट्राइवल इक्वेशन है तो क्या होगा, डेल्टा जीरो होगा। नॉन ट्राइवल का मतलब क्या होगा, डेल्टा जीरो। तो चलिए डेल्टा बना लेते हैं। क्या बनेगा डेल्टा, टू, थ्री, माइनस वन। यहाँ पे वन के माइनस टू, टू माइनस वन और वन, इसको जीरो के इक्वल टू रखेंगे। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको यहाँ से के की वैल्यू मिल जाएगी आराम से। तो के माइनस टू, इधर थ्री रखेंगे तो वन प्लस फोर, फिर यहाँ पे माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन और माइनस टू के इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करो आप, तो टू के माइनस फोर, ये हो गया फाइव, तो 15 प्लस वन प्लस टू के इक्वल टू जीरो। अब बताओ यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो फोर के हो गया, 15 90 तो ये 80, तो इसका मतलब के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/2 आ रही है। यहाँ से हमारे पास में के की वैल्यू 9/2 आ गई। अब हमें ये वैल्यू मिल गई है, पर एक्स बाई वाई, वाई बाई जेड और जेड बाई एक्स पता नहीं है, तो इनको भी यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब हमारी के की वैल्यू 9/2 है, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, ये हमारा इक्वेशन का सिस्टम है वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू जीरो। और अगला पार्ट, यहाँ पे के की वैल्यू 9/2 रखेंगे तो 9/2 का एलसीएम भी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 9y माइनस 4z इक्वल टू जीरो। ठीक है। अगली इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो ये आपके पास में 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। अब इन इक्वेशन की मदद से आप x बाई वाई, वाई बाई जेड और जेड बाई एक्स निकालने की कोशिश करो। ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2x 3y माइनस जेड इक्वल टू जीरो, 2x प्लस 9y माइनस 4z इक्वल टू जीरो। इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं
ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से माइनस का 6y और प्लस का 3z इक्वल टू 0। हमको z बाई y बाई z चाहिए, तो यहाँ से y बाई z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y बाई z की वैल्यू निकालेंगे तो 3 सामने जाएगा तो 1/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1/2। समझ पाए। सिमिलरली आपको अब x बाई वाई निकालना है। अब x बाई वाई निकालना है तो मुझे z एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको कि इन दोनों इक्वेशन को ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को लेते हैं तो 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से x बाई वाई मिलेगा, कितना आएगा, x बाई वाई की वैल्यू माइनस का 1/2 आ जाएगा। कितना आ गया। अब मुझे चाहिए z बाई एक्स, तो z बाई एक्स लेने के लिए आपको किसको लेना पड़ेगा, z बाई एक्स के लिए आपको y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो कोई भी इक्वेशन ले लो और y को एलिमिनेट कर दो। तो मैं अब वापिस से इसी जगह पे ये जो इक्वेशन ली थी, हमको चाहिए z बाई एक्स, तो आप किसको एलिमिनेट करोगे, y को। तो मैं फिर से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को लेता हूँ और उसमें y को एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ। 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 0 और ये है आपका 2x प्लस 9y माइनस 4z इक्वल टू 0। देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6x 9y माइनस 3z इक्वल टू 0, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 4x प्लस की माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, कितना आएगा, माइनस जेड इक्वल टू 0। अब चाहिए कि आपको जेड बाई एक्स निकालेंगे, जेड बाई एक्स की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी, माइनस का 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, माइनस का 4, यहाँ पे ठीक है। अब देखो वाई बाई जेड इस सब की वैल्यू आ गई है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे बताओ कितना होगा, एक्स बाई वाई की वैल्यू माइनस का 1/2 है, वाई बाई जेड की वैल्यू कितनी है, प्लस का 1/2 है, जेड बाई एक्स की वैल्यू माइनस का 4 है और ये कितना है, 9/2 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/2 आंसर में आ जाएगा और 1/2 आपको डी ऑप्शन में नजर आ रहा होगा। तो देखिए सरप्राइज मत होइए, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे जिसके अंदर इस टाइप के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है जो IIT 2016 में पूछा था और काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दो इक्वेशन दो अननोन है, ठीक है, पूछा था और वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉब्लम थी जो मुझे लगी कि इस टाइप के क्वेश्चन में। देखो इसको मैं दो तरीके से करवाऊंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यदि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब आप डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की तरफ नहीं जाओगे। सेकंड कंडीशन क्या है कि यदि आपका डेल्टा 1 डेल्टा अगर 0 आ जाए, डेल्टा 1 भी 0 आ जाए और डेल्टा 2 भी 0 आ जाए, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हो, राइट। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आपका बच्चों डेल्टा का वैल्यू तो 0 आ जाए और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो इसको बोलते हैं अपन नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ से आपको डेल्टा लिख के बताता हूँ। तो डेल्टा की वैल्यू लिखेंगे कितना होगा, कोएफिशिएंट को लिख लो, A3 2 -2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो -2A -6 हो रहा है, ठीक है। या मैं ऐसे कहूँगी -2 कॉमन ले लेंगे तो A + 3 आ जाएगा। ऐसे आप डेल्टा 1 लिखोगे तो डेल्टा 1 की वैल्यू लिखने का मतलब यहाँ पे लैम्डा, इधर म्यू 2 और -2, राइट। और इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा,
-2 लैम्डा और -2 म्यू, इसमें से -2 कॉमन आएगा तो लैम्डा प्लस म्यू हो जाएगा। और आपका डेल्टा 2, अब मैं डेल्टा 2 लिख लेता हूँ। तो डेल्टा 2 की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे A3 तो वही रहेगा और ए लैम्डा और म्यू आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए म्यू -3 लैम्डा। अब देखिए कंडीशन फर्स्ट है, अब आपको पता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए फॉर इनफाइनाइट डेल्टा भी 0 होना चाहिए, डेल्टा 1 भी 0 होना चाहिए और डेल्टा 2 भी 0 होना चाहिए। डेल्टा 0 होने का मतलब होता है कि आपका ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, डेल्टा 1 का 0 होने का मतलब क्या होगा, लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू भी 0 आ गई। अच्छा, अब लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0 हो रहा है और ये दोनों का एक साथ होना जरूरी है, तो क्या ये हमेशा के लिए होगा क्या, ये हमेशा होगा क्या, ये ऑलवेज हो सकता है क्या, नहीं। ये ऑलवेज होगा क्या, होना चाहिए ऑलवेज इनफाइनाइट सॉल्यूशन लाने के लिए, बट कंडीशन ये है कि ये लैम्डा एंड म्यू की स्पेसिफिक वैल्यू के लिए होगा, स्पेसिफिक वैल्यू के लिए होगा। ठीक है, लैम्डा और म्यू की स्पेसिफिक वैल्यू पे ही ये 0 हो सकता है। ठीक है, अब इसमें बोला है कि हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। भाई ऑल वैल्यू तो नहीं कह सकते आप, आपको लैम्डा और म्यू एक दूसरे के डिपेंडेंट रखने पड़ेंगे। जैसे 1 और -1 रख दिया, 2 के साथ आप -2 ही रख सकते हो, 3 के साथ आप -3 रख सकते हो। इस तरह से वैल्यू स्पेसिफिक रखनी पड़ेगी। तो पूरी तरह से स्टेटमेंट सही है क्या, चलिए इसमें थोड़ा सा और करेक्शन करते हैं। ये लाइन को मैं हटा ही देता हूँ। अब पूछा है कौन सा करेक्ट है, तो बताओ ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है क्या, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा और म्यू, नहीं है, ये गलत है बिल्कुल। अगर इसमें ऑल हटा देते, स्पेसिफिक ऐड कर देते, तब अपन एक कह सकते थे। अच्छा, यूनिक में क्या होता है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर बी ऑप्शन की बात करें तो बस इतना ही चाहिए, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू -3 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ए की वैल्यू अगर माइनस नहीं है तो आप लैम्डा और म्यू तो कुछ भी रखो, लैम्डा और म्यू तो कुछ भी रखो, हमको लैम्डा 1 तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 पे जाना ही नहीं है, आपको केवल डेल्टा के बिहाफ पे बोलना है कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। तो ये पूरी तरह से सही है। तीसरे में क्या पूछा है, लैम्डा और म्यू 0 कर दिया, अब उल्टा बोल रहे हैं कि ये 0 है, ये 0 है और साथ में ये भी 0 है, मतलब ये पहले कह रहे हैं कि ये वैल्यू 0 है, हमने स्पेसिफिक लैम्डा और म्यू रखे उसके कारण 0 आ गया। तो ए की वैल्यू -3 होते ही, अगर एस 0 है ये हमको पता है, तो ए की वैल्यू -3 हो जाए तो सीधी सीधी बात है इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, अगर लैम्डा प्लस म्यू पहले 0 बता दिया है तो स्पेसिफिक वैल्यू रखी होगी उन्होंने, और स्पेसिफिक वैल्यू रख दिए तो ए की वैल्यू -3 होते ही आपका डेल्टा भी 0 हो जाएगा, और डेल्टा 0 होने का मतलब है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब ये बोल रहे हैं कि अगर ये 0 नहीं है, मतलब ये 0 नहीं है, तो हम कहेंगे कि हमारा ये 0 नहीं है, इसका मतलब डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0 है। और अगर ए की वैल्यू 0 है तो अपन कहेंगे डेल्टा 0 है। अब बताओ डेल्टा 0 और डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0 में क्या आता है, नो सॉल्यूशन आता है, नहीं आता है, बिल्कुल नो सॉल्यूशन आता है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बनानी है और इस लैंग्वेज को समझना सीखना है कि वो एग्जैक्टली आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं। राइट, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, फॉर द रियल नंबर एल्फा इफ द सिस्टम हैज ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, देखो ये देखने में आपको थोड़ा सा अलग सा दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत क्वेश्चन ईजी है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की जब बात आती है तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, ये इक्वेशन का एक फॉर्मेट सही से दे रखा है। अब ये असली में इक्वेशन क्या आती है आपके पास में पता है, ये एक्स प्लस एल्फा वाई प्लस जेड एल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 था। ठीक है, फिर आपके पास में था एक्स एल्फा प्लस वाई प्लस एल्फा जेड इक्वल टू -1 था, और यहाँ पे एल्फा एक्स एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा वाई प्लस जेड ये -1 ऐसा था। तो अब मुझे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन चाहिए, तो आपके पास में कंडीशन होगी डेल्टा 1 इक्वल टू 0, डेल्टा 2 इक्वल टू 0 और डेल्टा 3 इक्वल टू 0। बहुत सारे क्वेश्चन में अपन लगा चुके हैं। अब देखिए डेल्टा 1 डेल्टा 1 को 0 करना है तो मुझे 1 यहाँ से एक डिटरमिनेंट क्रिएट करना पड़ेगा, 1 एल्फा और एल्फा स्क्वायर, एल्फा 1 और एल्फा स्क्वायर
एल्फा और 1, इसको मैं 0 के इक्वल रखूंगा। तो अब आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए, तो 1 माइनस एल्फा स्क्वायर माइनस एल्फा, एल्फा माइनस एल्फा क्यूब प्लस एल्फा स्क्वायर लिखेंगे, तो एल्फा स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो कट गया। यहाँ से 1 माइनस एल्फा स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा की पावर 4। ठीक है, अब देखिए ये एल्फा की पावर 4 2 एल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको लिख सकता हूँ मैं एल्फा 1, तो यहाँ से एल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, एल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1, यानी ये कंडीशन आ गई। अब एल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई, तो 1 प्लस एल्फा स्क्वायर क्या हो सकता है, तो हमको यहाँ से दोनों वैल्यू में से दोनों ही रखनी है कि एक ही रखनी है, इस बात को कौन वेरीफाई करवाएगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 करवाएंगे। चलिए डेल्टा 1 निकालते हैं, तो डेल्टा 1 की वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 1, यहाँ पे माइनस 1 1, ये फिर यहाँ पे एल्फा 1 और ये एल्फा स्क्वायर एल्फा और 1। ठीक है, अब इसका मैं एक्सपेंशन करूंगा और ये भी 0 होना चाहिए, तो मैं चेक कर लूंगा कि कौन सा एल्फा रखने पे 0 आ रहा है, बस वही मेरा आंसर होगा। तो 1 माइनस एल्फा स्क्वायर माइनस एल्फा, अब माइनस एल्फा रखेंगे तो ये माइनस 1 और माइनस एल्फा है प्लस एल्फा स्क्वायर, यहाँ पे देखेंगे तो माइनस एल्फा और माइनस 1, ये 1 माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर माइनस एल्फा क्यूब और माइनस एल्फा स्क्वायर, ये यहाँ से कट जाएंगे और ये आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे तो 1 प्लस एल्फा माइनस एल्फा स्क्वायर और माइनस एल्फा क्यूब। अब देखो यही से आपको पूरा मिल जाएगा, एल्फा वैल्यू 1 रखने पर क्या आ रहा है, और एल्फा इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1, 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा, एल्फा इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो क्या आ रहा है, एल्फा इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 और प्लस 1। ठीक है, यानी इस पे भी 0 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। अगर दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हमको फिर लैम्डा डेल्टा 2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फाइनली आप जब तक तीनों को 0 नहीं कर पाते हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो बोल ही नहीं सकते। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ से डेल्टा 2 निकालना है। चलिए, इसमें दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं तो अब डेल्टा 2 की तरफ जाना पड़ेगा। अगर एक ही सेटिस्फाई होते तो हम आंसर ये पे डन कर देते। तो 1 एल्फा और एल्फा स्क्वायर, 1 माइनस 1 1 और एल्फा स्क्वायर एल्फा एंड 1। ठीक है, चलिए इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो माइनस 1 माइनस एल्फा, माइनस 1 रखेंगे तो एल्फा और एल्फा क्यूब, फिर एल्फा स्क्वायर रखेंगे तो एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर आ रहा है, माइनस 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा क्यूब और एल्फा की पावर 4 हो रहा है। अब बताइए, एल्फा इक्वल टू 1 रखते हैं। ठीक है, एल्फा वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे तो कितना होगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, ये यहाँ से कट जाएगा और एक 2 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से एल्फा की वैल्यू माइनस ये 1 तो रिजेक्ट होगी। अब एल्फा की वैल्यू माइनस 1 रखते हैं। एल्फा की वैल्यू माइनस 1 रखेंगे तो माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 और प्लस 1, तो यहाँ से ये कट जाएगा और ये यहाँ से कट जाएगा। अगर मैंने कोई गलती नहीं करी है तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये 1 एल्फा स्क्वायर, फिर 1 माइनस 1 1 एल्फा स्क्वायर एल्फा 1, एक बार एक्सपेंशन देख लेने दो। माइनस एल्फा ठीक है, इधर माइनस 1 तो एल्फा माइनस एल्फा क्यूब, ये भी ठीक है, ये हो जाएगा एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर, राइट है। एक्सपेंशन करेंगे बच्चों, यहाँ पे माइनस 1 आएगा, सॉरी कितना आएगा, माइनस 1, और ये माइनस 1 आ रहा है तो इस जगह माइनस 1 हो जाएगा, और ये माइनस 1 होने का मतलब फिर ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, एल्फा की वैल्यू 1 पे 0 आ रहा है। अब एल्फा की वैल्यू माइनस 1 रखते हैं, हम क्या रखते हैं, एल्फा की वैल्यू माइनस 1 रखते हैं। तो माइनस 1 रखने पर ये माइनस 1, ये प्लस 1, ये प्लस 1
और ये -1 और +1। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस के 3, तो इधर भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमको पता कोई भी नहीं लग रहा है, यहाँ से भी कोई आइडिया हम लगा की स्थिति में नहीं आ रहे। तो अब आपको फाइनली क्या करना पड़ेगा, अब आपको फाइनली λ3 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, λ3। तो मैं कुछ पार्ट यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो यहाँ से अब बच्चों रिमूव कर लेता हूँ। हमको पता लग गया अल्फा की वैल्यू 1 और -1 है। तो देखो, ये क्वेश्चन लेने के पीछे मेरा ये मोटिव था कि आपको कई बार एग्जाम में एक बार से काम नहीं चलेगा, आपको ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, और जब तक ऑप्शन प्रॉपरली आप सारी वैल्यू अप्लाई करके नहीं देखोगे तब तक वो क्वेश्चन को छेड़ना मतलब टाइम वेस्ट ही है। ठीक है, अब आप λ3 निकालोगे, तो λ3 की कैलकुलेशन के लिए सेम प्रोसीजर आपको रिपीट करना है। चलिए, फाइनली हमारा ये तो हट गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों λ3। तो λ3 क्या होगा, तो 1 अल्फा स्क्वायर, अल्फा 1 और अल्फा, इधर 1 -1 है 1, इसको एक्सपेंड करते हैं तो 1 प्लस अल्फा, फिर माइनस अल्फा लिखेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे 1 लिखते अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, ये तो कट गए। अब हमारे पास में जो वैल्यू बची है 1 प्लस अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर और माइनस अल्फा क्यूब। ठीक है, अब बताइए ये जो हमारे पास में वैल्यू निकल के आ रही है कौन सी वाली वैल्यू है, हाँ ये डेल्टा क्यूब है, λ3 है। तो 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 ठीक है 1 -1 और 1, जब मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा तो 1 प्लस अल्फा माइनस, ठीक है यहाँ पे। अच्छा, ये λ1 भी ऐसा ही मुझे दिख रहा है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा श्योर होना चाह रहा हूँ कि दोनों अलग अलग हैं, एक ही है। तो 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 एक्सपेंशन करेंगे तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर फिर माइनस अल्फा, तो -1 माइनस अल्फा फिर अल्फा स्क्वायर, ठीक है यहाँ पे भी ठीक है, प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे 1 प्लस अल्फा ये बच गया। अब अल्फा की वैल्यू 1 रखते ही ये दोनों 0 आ रहे हैं, -1 रखेंगे तो 1 प्लस, हाँ अब इसमें दोनों ही सेटिस्फाई हो रहे हैं, देखिए ठीक है। तो ये भी अल्फा 1 और अल्फा -1 दोनों ही इसको 0 कर रहे हैं। ठीक है, अब दोनों 0 कर रहे हैं तो हमको दोनों वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3 आ जाएगी। ये आप रखोगे तो 1 -1 और +1, तो ये 1 भी आ सकती है। तो दोनों आंसर हैं इस क्वेश्चन के 3 एंड 1। ठीक है, तो डबल श्योर हो जाए कि आप फाइनली इसमें ये कहने की स्थिति में है कि सबकी वैल्यू रखने पे 0 आ रहा है। राइट, चलें आगे। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका जनवरी 2019 का क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको अल्फा बीटा की वैल्यू पूछी है। तो साथ में कंडीशन क्या दे रखी है, यूनिक सॉल्यूशन। क्या दे रखा है, यूनिक सॉल्यूशन। बच्चों यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होगा डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, है यूनिक सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ 1 प्लस अल्फा बीटा और 1, फिर ये अल्फा 1 प्लस बीटा और 1, यहाँ पे अल्फा बीटा और 2, ये डिटरमिनेंट बना दिया, और ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, जब जाके यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो अब आप इसको एक्सपेंड करोगे, तो जैसे मैं एक्सपेंशन करता हूँ तो 1 प्लस अल्फा के साथ में कितना आएगा, 2 प्लस 2 बीटा माइनस बीटा, फिर बीटा के साथ लिखेंगे तो 2 अल्फा माइनस अल्फा प्लस 1 के साथ लिखेंगे तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब आप इसको देखोगे तो 1 प्लस अल्फा और 2 प्लस बीटा बन रहा है, और यहाँ पे एक अल्फा बच जाएगा तो अल्फा बीटा
माइनस का एल्फा आ रहा है और ये वाली वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से फर्दर सॉल्व करता हूँ मैं। अब इनको जब सॉल्व करोगे तो 2 प्लस बीटा प्लस 2 एल्फा प्लस एल्फा बीटा माइनस एल्फा। अब देखो यहाँ से ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो एल्फा बीटा से एल्फा बीटा कट गया। अब हमारे पास में जो कंडीशन बच रही है वो 2 प्लस बीटा प्लस एल्फा नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं ऐसा कहूँ कि एल्फा प्लस बीटा प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब इसमें ऑप्शन चेक करो कि कौन सी वाली वैल्यू रखने पे नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन रखें, ठीक है। ऑप्शन अगर मैं ए रख दूं तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 प्लस 2, तो ये तो 0 आ रहा है, ठीक है, तो ये रिजेक्ट हो गया। बी ऑप्शन में देखेंगे तो कितना आ रहा है, मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखें, इसकी कैलकुलेशन चेक करें। तो -3 प्लस 1 प्लस 2, तो ये भी 0 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। सी ऑप्शन के अंदर देखेंगे तो -4 प्लस 2 प्लस 2, देखो अब ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, डी ऑप्शन बच रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक। नॉट इक्वल टू 0। तो कभी कभी ऐसा भी करना पड़ सकता है कि आप साधारण कैलकुलेशन करते जाएं, फिर ऑप्शन का सहारा लेना पड़े। और जेई के जो क्वेश्चन थे 2019 के, वो थोड़े से स्पेशल टाइप के उन्होंने बना के पूछे थे, जिसके अंदर आपको डायरेक्टली आंसर की बजाय कुछ समझना था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन का सिस्टम दे रखा है और वो पूछ रहे हैं इनकंसिस्टेंट। अब बताओ इनकंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट तब होता है जब आपका डेल्टा 0 हो जाए और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से कोई भी एक नॉन जीरो हो, ठीक है, नॉन जीरो एनी वन, कोई भी एक क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये कंडीशन होती है इनकंसिस्टेंट की। अच्छा यूनिक सॉल्यूशन, देखो यूनिक सॉल्यूशन तो हम आसानी से चेक कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको पहले यूनिक के लिए करना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये जल्दी हो जाए सॉल्व। फॉर यूनिक डेल्टा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। और वैसे देखो इनफाइनाइट या इनकंसिस्टेंट सब चीज निकालनी है, तो आपको ये पता तो होना चाहिए कि मुझे डेल्टा तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू लिखते हैं, डेल्टा की वैल्यू लिखेंगे तो 1 1 1, यहाँ से 2 3 2 और ये 2 3 और a स्क्वायर माइनस 1, इनको एक्सपेंड कर देते हैं। तो 1 के साथ लिखेंगे तो 3a स्क्वायर माइनस 3 और ये माइनस का 6, 1 के साथ लिखेंगे तो 2a स्क्वायर माइनस 2 माइनस का 4 1, ये आ जाएगा 6 माइनस 6। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 3a स्क्वायर माइनस का 9 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 6 आ रहा है। इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 3 निकल के आ रहा है, डेल्टा क्या निकल के आ रहा है, a स्क्वायर माइनस 3। अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे 0 मतलब √3 होना चाहिए, तो √3 तभी होगा जब डेल्टा 0 होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं देगा यहाँ पे। अब यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा तो ये या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे सकता है। अच्छा इनकंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट की कंडीशन में लिखी दी है कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3, इन तीनों की कंडीशन से पता लगेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको डेल्टा 1 तो निकालना ही पड़ेगा। तो डेल्टा 1 निकालेंगे तो आप बताओ डेल्टा 1 में क्या रखेंगे, यहाँ पे 2 5 और a प्लस 1, यहाँ पे 1 3 और a स्क्वायर, ठीक है 1 3 और 3, और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 और a स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखिए ये कैलकुलेशन को मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ, तो 2 के साथ में जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6, 1 के साथ लिखेंगे
तो कितना हो जाएगा 5a² माइनस 5 माइनस 2a माइनस 2, और फिर 1 के साथ लिखेंगे तो 15 माइनस 3a माइनस 3। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 6a², ये 9 हो गया तो 18, और ये कितना हो जाएगा 5a², ये 7 हो गया तो प्लस का 7 और प्लस 2a, और ये हो गया प्लस का 12 माइनस का 3a। इसको फिर से देखेंगे तो कितना हो गया a² तो हो ही रहा है माइनस का a, और कांस्टेंट वाला पार्ट कितना हो गया देखिए 12 और 7 19 और इधर 21 तो माइनस का 3, कितना देगा माइनस का 3। ये आपके पास में डेल्टा 1 आ गया। अच्छा, अगर मैं इसको 0 के बराबर कर दूं तो आपके पास में कंडीशन क्या निकल के आएगी, ये a माइनस 4 और a प्लस 1 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 4 एंड माइनस 1 निकल के आ रही है a की वैल्यू। तो यहाँ पे आपके पास में जो निकल के आ रहा है a की वैल्यू 4 एंड माइनस 1। अब मैं यहाँ पे देख भी रहा हूँ कि हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फॉर a इक्वल टू 4। तो अभी तो हमने केवल क्या निकाला है, डेल्टा 1 की वैल्यू निकाली जो 4 निकल के आ रही है, सॉरी डेल्टा 1 की वैल्यू को 0 करने पे 4 निकल के आ रहा है। तो क्या ये गारंटी है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा? क्या ये गारंटी है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा? नहीं, अभी ऐसी कोई गारंटी अपन नहीं ले सकते जब तक हमको डेल्टा 2 और डेल्टा 3 के बारे में नहीं पता हो। भाई a इक्वल टू 4 पे डेल्टा 2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए और डेल्टा 3 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तब जाके अपन आप क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कह सकते हैं। अभी हम केवल बी ऑप्शन को इनकरेक्ट बोलने की स्थिति में हैं, ठीक है। अब आपको चाहिए यहाँ पे अगला डेल्टा, ठीक है। तो अगली वाली डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऊपर देखिए कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपकी नोटिस में रहे कि क्या चीज में कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो देखिए अगर डेल्टा 2 लिखें तो डेल्टा 2 कितना आएगा, तो 1 2 और 2 तो ये पे रहेगा, 1 2 2 तो रहेगा, और यहाँ पे 2 5 और a प्लस 1, और यहाँ पे 1 2 और a² माइनस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आप करें सॉल्व। चलिए एक ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे, देखो जैसे मैं a की वैल्यू 4 रखूंगा, यहाँ पे क्या रखेंगे 4, तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 4 रखने पे 2 आएगा। तो अब चेक करो, खुद सोचिए जरा कि a इक्वल टू 4 जैसे मैं रखूंगा तो इसमें ये R2 और R3 क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे नहीं होंगे, ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो आइडेंटिकल यानी ये 0 आ रहा है, ठीक है। तो डेल्टा 2 0 आ जाएगा। तो ऐसा आपको अप्रोच लगाना चाहिए। डेल्टा 3 की वैल्यू निकालते हैं, तो डेल्टा 3 क्या बनेगा आपका 1 2 3 1 3 और 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 5 और a प्लस 1। चलिए अगर a की वैल्यू 4 यहाँ रखते तो क्या होगा, a की वैल्यू 4 रखेंगे यहाँ पे तो 5 हो जाएगा, तो 2 3 5, और ये पे कितना है, ठीक है ये 2, तो 2 3 5, तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डेल्टा 3 भी 0 हो जाएगा, डेल्टा 3 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी a इक्वल टू 4 पर, a इक्वल टू 4 पर मेरे पास में जैसे 4a इक्वल टू 4 4a इक्वल टू 4, ठीक है, डेल्टा 1 0 हो रहा है, डेल्टा 2 0 हो रहा है और डेल्टा 3 0 हो रहा है। व्हाट अबाउट डेल्टा, डेल्टा का क्या हाल है, तो a की वैल्यू मैं 4 रखूंगा तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, क्या आ रहा है नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अब नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो नहीं बोल सकते हो, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा अब मैं ऐसे पूछूं आपसे, ध्यान सुनना बात है, कि अगर a की वैल्यू 4 रख ली जाए, a की वैल्यू 4 रख ली जाए तो मेरे सारे डेल्टा 0 आ रहे हैं, सारे डेल्टा 0 आ रहे हैं, और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 आ रहे हैं, लेकिन डेल्टा 0 नहीं आ रहा है, तो ये इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन भी गलत होगी। इनकंसिस्टेंट में तो डेल्टा 0 होना ही चाहिए, तो ये भी गलत होगी। तो ले देखिए आपके पास कौन सा ऑप्शन बच गया, डी ऑप्शन बच गया, जिसके अंदर आपको इनकंसिस्टेंट पता लग गया। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे आप, सबसे पहले डेल्टा निकाल लेना, फिर डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 कंडीशन लिख लो। एक डेल्टा से जो भी अननोन आए उनको बाकी डेल्टा के अंदर चेक कर लिया करो, जैसे हमने डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में चेक किया था। जैसे मैं वैल्यू पुट कराता हूँ तो बाकी भी ये 2 रो आइडेंटिकल करके कंडीशन से 0 हो रहा था।
तो हमें बाकी ऑप्शन चेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और फिर ऐसे इक्वेशन को डील करने का एक ही तरीका होता है कि आप जितना फास्ट तरीके से कुछ प्रॉपर्टी के आधार पर डिटरमिनेंट की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। ठीक है, चले आगे। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपको फिर से इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन पूछा है। देखो इनफाइनेटली मैनी कंडीशन आती है वो बहुत आसान होती है, क्योंकि इसमें आपको पर्टिकुलर केस पता लगा दिया कि आपको सारे डेल्टा जीरो करने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन को आप अपने लेवल पे करने की कोशिश करना। आप क्या करोगे, इसमें डेल्टा की वैल्यू जीरो कर देना, डेल्टा वन की वैल्यू जीरो, डेल्टा टू की वैल्यू जीरो और डेल्टा थ्री की वैल्यू जीरो करनी है। अब जरूरी नहीं कि सारी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ही आपको आंसर मिलेगा, ये एक आध दो में मिल जाएगा। तो दो की कंडीशन आप सॉल्व कर लो पहले। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको शुरुआत तो दे देता हूँ। ठीक है, 2 -1 1, 11 -7 और p। देखो इसको जीरो के इक्वल टू करते ही आपको क्या मिलेगा, इसमें अननोन क्या है, p है, तो p की वैल्यू मिल जाएगी, ऑब्वियसली मिल जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सपेंड करता हूँ, तो 1 -p + 7 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2p - 11, यहाँ पे 5 लिखेंगे तो -40 + 11 इक्वल टू 0। तो p + 7 + 4p - 22, ये कितना बचेगा, माइनस का 11 तो 15। ठीक है, तो यहाँ से आप फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ गया आपके पास में 3p। अब देखिए 22 और 17, 22 और 15, 37 में से 7 गया तो ये माइनस का 30 बच जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब आपको चाहिए q। अब देखो q कब मिलेगा, q तब मिलेगा जब डिटरमिनेंट के अंदर केवल और केवल एक q वेरिएबल बचेगा, और वो तब बचेगा जब आप डेल्टा 3 निकालोगे। क्या निकालोगे, डेल्टा 3। तो मैं यहाँ से अब डेल्टा 3 लिखने की कोशिश करूंगा। ये मुझे थोड़ा सा आइडिया लगा दिया है ऐसे, तो 1 2, ठीक है, डेल्टा से हमें p की वैल्यू मिल गई। अब डेल्टा 3 से डायरेक्टली क्या निकालने की कोशिश करेंगे, अपन q की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो कितना आएगा, 1 to 11 -2 -1 और -7, और यहाँ से आ जाएगा 3 1 और q। राइट, करो इसको एक्सपेंड, तो 1 के साथ लिखेंगे तो -q + 7 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 2q - 11, यहाँ पे 3 लिखते कितना आ जाएगा, माइनस का 40 और प्लस का 11। ठीक है, इसको जीरो के इक्वल रखता हूँ मैं, तो -q + 7 4q -22 42। अच्छा इसको ऐसे मत लिखो, पहले अंदर इधर सॉल्व कर लो, तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो ये माइनस का 9 हो गया। अब यहाँ से आप लिखोगे तो 3q, कितना हो गया, 3q हो गया। राइट, और इधर से देखेंगे तो कितना हो गया, 24। तो यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है, 8 आ गई। अब p की वैल्यू 10 है और q की वैल्यू 8 है, तो p - q कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। p - q कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में, तो उनको डील करते समय आपको ध्यान होना चाहिए कि मेरी कैलकुलेशन कम से कम कैसे हो। आपको जरूरी नहीं कि सारे डेल्टा निकालने पड़ जाएं। ठीक है, इतना सोच लो कि जब मैं वैल्यू p और q निकालना चाहूंगा तो मुझे q इंडिपेंडेंट कैसे मिलेगा। राइट, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक a b c कोई रियल नंबर के बारे में बोला गया है। सपोज दैट देयर आर xyz आर नॉट 0 सच दैट। अब देखो ए नॉट 0 है, नॉट ऑल 0। ठीक है, अब ऑल 0 नहीं है तो क्या होंगे, नॉन 0 होंगे, और नॉन 0 का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। फिर से कहूंगा क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कभी तो डायरेक्टली दे देंगे और कभी कहेंगे नॉन 0 और फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है उसको प्रॉपरली लिखेंगे, तो x - bz माइनस, ठीक है, इसको प्रॉपर लिखता हूँ, तो x - cy - bz इक्वल टू 0। अगले में लिखेंगे तो cx - y
प्लस ए जेड इक्वल टू 0, और तीसरा वाला पार्ट लिखेंगे तो बी एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। ये होमोजीनियस टाइप है। कौन सा है? होमोजीनियस टाइप। अब होमोजीनियस टाइप में इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? डेल्टा 0। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में होता नहीं होता है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? डेल्टा लिखना है और उसकी वैल्यू 0 के बराबर करनी है। तो 1 सी और बी, माइनस सी माइनस 1 और ए। यहाँ से देखेंगे तो माइनस बी ए एंड माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप इसका एक्सपेंशन करोगे। क्या करेंगे? एक्सपेंशन करेंगे तो 1 के साथ में कितना आएगा? 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस लिखेंगे तो ये माइनस सी माइनस ए भी हो जाएगा। फिर आगे माइनस पी आ जाएगा तो ये ए सी माइनस पी हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको फिर से यहाँ सॉल्व करेंगे। देखिए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी और माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब आपके पास में अगर यहाँ से मैंने कोई गलती नहीं करी है तो यहाँ पे माइनस का आएगा। ठीक है, ये माइनस का ए बी सी आ जाएगा। तो देखो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू 1 है और ये आपसे पूछा है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऐसे क्वेश्चन पिछले साल ये क्वेश्चन एनटी वाला है, एनटी की सीरीज में पूछा गया था। तो आप सोचिए जरा कि अगर हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रखे हैं तो इजी क्वेश्चन कितने आसानी से हो सकते हैं। तो इसे पर्टिकुलर डीपीपी के अंदर हमने जितने भी वैरायटी हो सकते थे जो कि आपको केस बना के सॉल्व करने होते हैं, जो कंडीशन दे रखी है उसमें ऑप्शन का सहारा कैसे लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए। तो होपफुली ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट डीपीपी थी। अब नेक्स्ट डीपीपी जो रहेगी उसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर के कुछ और क्वेश्चन इंटरेस्टिंग रखूंगा, जिसके अंदर कुछ पीएनसी का कॉन्सेप्ट लगेगा, कुछ सीक्वेंस सीरीज का आइडिया लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ज़रूर नेक्स्ट वाली डीपीपी देखना, 5वीं डीपीपी। और बाकी आप अपना फीडबैक वगैरह मुझे देते रहिए, जो भी डाउट होता है वो पूछ सकते हो। थैंक यू।